एवरीवन, दिस इज प्रेम प्रभाकर। वेलकम टू कॉमर्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फंडामेंटल के बारे में। अब देखो, ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल क्या होता है। तो चूंकि आज हम लोग क्लास 12th के पहले क्लास कर रहे हैं, तो सोचो एक हम बिजनेस के बारे में पहले क्लास 11th में जो हम लोग पढ़ रखे थे, क्लास 11th में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ रखा था। वहाँ पे हम लोग छोटे लोग हुआ करते थे और सिर्फ एक लोग मिलके बिजनेस को स्टार्ट कर लेते थे। दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसको हम लोग बोलते थे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, जहाँ पे सिर्फ एक लोग होते थे और बिजनेस को रन करते थे स्मूथली, कोई परेशानी उनको नहीं होती थी। पर अब हम लोग धीरे धीरे बड़े हो गए और बड़े होके हम लोग चले गए क्लास 12th में, और यहाँ पे हमारे एक पार्टनर से काम नहीं चल रहा, हमें और भी लोग चाहिए होंगे क्योंकि एक लोग से यहाँ काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मान के चलो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। 3 पार्टनर हमारे पास हैं और ये तीनों पार्टनर मिलके बिजनेस को रन कर रहे हैं। इस बिजनेस को हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। तो हमें क्लास 12th में यही पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ना है। बात समझ रहे हो? पार्टनरशिप, यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर ऑफ पार्टनर होंगे, 2 या 2 से अधिक पार्टनर होंगे। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। इसी बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। अब देखो, पार्टनरशिप बिजनेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जिन जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा उसे हम लोग बोलेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? फीचर्स का मतलब क्या होता है? तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला फीचर्स आता है 2 और मोर पर्सन, जो अभी हमने ऊपर कह भी रखा था कि यहां पे कम से कम 2 लोग होंगे या 2 से अधिक लोग होंगे। दूसरा, अग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो सभी पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात हम इसे एक्सप्लेन करते हैं 2 और मोर पर्सन को। 2 और मोर पर्सन होता है जहां पे कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होंगे। और अगर हम पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पार्टनरशिप में एक अग्रीमेंट भी रखना पड़ेगा, जिस अग्रीमेंट के थ्रू हम वर्क करेंगे। अब ये अग्रीमेंट कैसा हो सकता है भाई? तो ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता और ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। फिर तीसरा अपना कंडीशन आता है, तीसरा अपना फीचर्स आता है। तो तीसरा अपना फीचर आता है लॉफुल बिजनेस। ये देखो, 2 या 2 से अधिक लोग मिल गए, मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट कर दिए, अग्रीमेंट भी एक बनवा लिए, ओरली या फिर रिटन में एक अग्रीमेंट भी अपना बन गया। चलो जी, अग्रीमेंट बन गया, अब गांजे का व्यापारी करना शुरू कर दिए। क्या ये बिजनेस लॉफुल है? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज नॉट ए लॉफुल बिजनेस। हमें उस तरीके का बिजनेस करना है जो बिजनेस लॉफुल हो, जो कानून के द्वारा उस बिजनेस को करने के लिए प्रोहिबिटेड नहीं हो। तो हम लोग लॉफुल बिजनेस को रन करेंगे। चौथा कंडीशन अपना आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो देखो, एक बिजनेस है, इस बिजनेस में 3 लोग हैं और ये 3 लोग के बीच में, सभी के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ऐसा हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि हम दोनों प्रॉफिट ले लेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ऐसा हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि ए और बी आप दोनों प्रॉफिट ले लेना और सी आप सिर्फ और सिर्फ लॉस ले लेना। सिर्फ लॉस का शेयरिंग पार्टनरशिप में कभी भी नहीं होता। पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो होना अत्यावश्यक है। मतलब कि जितने भी पार्टनर हैं, देयर मस्ट बी एन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सभी के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। फिर अपना 4th पॉइंट आता है, 5th पॉइंट आता है
म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कि बिजनेस है, ये देखो अगर हमारा बिजनेस है और ये पार्टनर्स हैं, वही सारे पार्टनर्स हैं अपने 3 पार्टनर्स ए, बी और सी। अब मान लो ये फर्म है अपना, ये बिजनेस है अपना, ये बिजनेस है। इस बिजनेस में मान लो ए का आज तबीयत खराब हो गया और ए ने छुट्टी ले लिया और ए ने बी से रिक्वेस्ट किया कि भाई बी, तुम फर्म का जितना भी काम होगा वो मेरे बदले भी तुम देख देना। तो क्या बी मना कर देगा? बोलेगा चलो कोई ना भाई, देख लेंगे। बी का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, ये 1 दिन से अधिक एब्सेंट कर लिया, 5-6 दिन 7 दिन ये एब्सेंट कर दिया और इसके एब्सेंस में बी इसका सारा वर्क देख रहा। तो क्यों देख रहा है? क्योंकि इन सभी के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कौन सा म्यूचुअल रिलेशनशिप? वही बात यहाँ म्यूचुअल एजेंसी बोलता है कि बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल, बिजनेस को सब लोग मिलकर चलाते हैं और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनर, उस पार्टनर के काम वो कर देंगे और इस पार्टनर के काम ये कर देंगे। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो ये अपना म्यूचुअल एजेंसी है। इन सारे फीचर्स को अच्छे से याद रखना है। एक बार हम इस सारे फीचर्स को रिकैप करवा देते हैं। तो कहा जा रहा है 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होंगे या 2 से अधिक होंगे। अच्छा भाई, बात करते हैं 2 से अधिक का। तो 2 से कितना अधिक? तो 2 से अधिक का मतलब होता है कि कम से कम तो 2 चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 50 पार्टनर चाहिए होते हैं। तो इन्हें भी हम लोग याद रख लेंगे। फिर बोलता है अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट में चाहे तो अग्रीमेंट ओरली होगा, ओरल का मतलब मुंह से बोल के, मौखिक रूप से, और रिटन का मतलब लिखित तरीके से। और लॉफुल का बिजनेस, जिस बिजनेस को लॉ के द्वारा मना नहीं किया गया हो, उसी बिजनेस को हम लॉफुल बिजनेस बोलते हैं। तो हम लोग जब भी बिजनेस रन करेंगे वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। और चौथा अपना आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देयर मस्ट बी एन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि अगर 2 पार्टनर है, देख भाई तू सारा प्रॉफिट ले लेना, हम सारा लॉस ले लेंगे, ये कभी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी देयर, वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। और चौथा अपना म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को कैरी किया जाएगा, सभी लोग मिलकर कैरी करेंगे और सभी लोग एक दूसरे के बदले काम करेंगे। तो यहां पे ना एक रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। एक पार्टनर दूसरे को बोला भाई तू मेरा काम कर दे, तो दूसरा पार्टनर भी इस पार्टनर को बोल सकता है भाई तू मेरा काम कर दे। तो हर पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट भी है। इतना बात समझ में आता है? चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग एक बात बताओ, ये हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है। दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। इस फर्म में ढेर सारे मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं। हम से मान लिए 50 मेंबर हैं। 50 मेंबर में एक नया मेंबर और आना चाह रहा है, न्यू पार्टनर, जो 51वां पार्टनर है। और इस 50 मेंबर में से जो 49 मेंबर हैं, ये 49 मेंबर तैयार हो गए हैं कि ये आ जाएं बिजनेस में। ये 49 रेडी हैं। लेकिन इसमें से एक मेंबर जो है ना, सिर्फ 1, इसको इसके अंदर आने से मना ही है। ये बोल रहा है कि नहीं, ये नहीं आ सकता। आप बताओ क्या पार्टनरशिप में ये इंटर करेगा कि नहीं? और करेगा भी तो ऑन विच टर्म, किस टर्म पे करेगा? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर बोल रहे हैं कि आ जाइए इस टर्म पे, कभी भी नहीं।
पार्टनरशिप में जब भी कभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के सहमति पे, सारे का मतलब सारा। अगर एक भी पार्टनर मना कर देता है कि इनका एडमिशन नहीं होगा, देन डेफिनेटली ही विल नॉट कम, दैट इज फॉर श्योर। तो आप इस चीज को कंसीडर करके रखेंगे, बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टनर है तो उसका क्या क्या राइट्स है, वो फर्म में क्या क्या कर सकता है। तो जिसमें सबसे पहला राइट होता है पार्टनर का, टू शेयर प्रॉफिट इन अग्रीड रेशियो। टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। दूसरा पार्टनर का राइट होता है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और तीसरा पार्टनर का राइट होता है, दूसरा राइट पार्टनर का है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब कि अगर 3 पार्टनर है तो अगर ये कुछ डिसीजन लिया कि फर्म में कुछ नया चीज करना है तो उसमें इसका भी उतना ही राइट बनता है इस काम को करने में। मतलब कि सब लोग मिलके काम करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि ए और बी मिलके कोई डिसीजन ले लिया और सी को बोला तुम नहीं इंटरफेयर करोगे इसमें, ऐसा नहीं होगा। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो कंडक्ट किया जा रहा है इस बिजनेस में सभी को पार्ट लेने का अधिकार है। फिर अगला पॉइंट अपना है राइट टू बी कंसल्टेड, मतलब कि अगर ए कोई काम कर रहा है, बी कोई काम कर रहा है और सी भी कोई काम कर रहा है, लेकिन अगर कुछ नया सोचा है तो उस नया सोच में सी को भी कंसल्ट ये करेगा कि देखो भाई सी, हम दोनों ने एक नया प्लान सोचा है, दिस प्लान इज वर्किंग फॉर आवर कंपनी और नॉट। तो ये कंसल्ट, तो ये सी से भी इस बात के बारे में कंसल्ट करेगा और तभी कोई डिसीजन लेगा। फोर्थ पॉइंट अपना आता है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का अधिकार। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कि अपने बिजनेस में, अपने फर्म में जो किताबें होती है, कौन सा किताब? ट्रेडिंग अकाउंट। अपना बुक्स कौन सा होता है बिजनेस में? बिजनेस में बुक्स होता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे अपने कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। तो इन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का राइट ए को भी है, बी को भी है और सी को भी है। तो ऑल पार्टनर कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आवर लास्ट पॉइंट इज राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म। हर किसी को, अगर मान लो ये पार्टनर है ए, ये बी, ये सी, ये 3 पार्टनर हैं। अब ये सी को फर्म से निकलने का मन है, सी wants to retire from firm, सी फर्म से रिटायर होना चाहते हैं, then he have right to retire from firm। अब देखो आदमी, हम लोग जिंदगी में भी ये कहावत है कि आने के लिए सबको रोक है पर जाने के लिए किसी को रोक नहीं है। जाने वाला को कोई रोका है? कभी नहीं रोका है। तो सी चाहता है कि हम फर्म से निकल जाएं। जाओ भाई, कोई बात नहीं। जिस दिन सी का मन हो जाएगा वो फर्म से रिटायर हो जाएगा। अब रिटायरमेंट भी मल्टीपल तरह से होता है। एक तो जो मेरा मन हो गया आज जाना है तो चले गए, एक मन हो गया जो भगवान बुला लिए निकलना है तो निकल दिए। अब भगवान का बुलावा कोई रोका है? किसी भी दिन पे आ सकता है। तो ये बिजनेस कंटिन्यू हो रहा था। मानो आज हमारे साल का फर्स्ट डे है, दैट इज 1 अप्रैल 2021, और ये बिजनेस हम जानते हैं कि दिस बिजनेस विल कंटिन्यू टिल द 31 ऑफ मार्च 2022। बट बीच में ऐसा हो गया कांड, बीच में जब हमारे बिजनेस का मिड पॉइंट था, यानी 30 सितंबर था 2021, इस डेट पे हमारा पार्टनर सी डाइड अवे। हमारा पार्टनर मर गया, ये पार्टनर मर गया। अब डेथ को कोई रोक सकता है क्या? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डेथ को कोई रोक नहीं सकता।
अब मर गया तो कोई बात नहीं भाई, अब इसके कौन आएंगे, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और बोलेंगे लाओ भाई, लाओ लाओ लाओ, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। चलो भाई, तो इनके पैसे, ये जो पार्टनर यहां पे होंगे इस डेट पे, बचे हुए पार्टनर जो कि ए हैं और बी हैं, ये दोनों मिलके सारा हिसाब करके जितना भी शेयर सी का बनता है वो सी का शेयर रिटर्न कर देंगे। बात समझ में आती है? बिल्कुल। अब हम लोग एक बार इसको रिवीजन करते हैं। तो टू शेयर प्रॉफिट इन अग्रीड रेशियो, जितने भी पार्टनर हैं ए बी सी, ये सारे पार्टनर जो भी अग्रीड रेशियो होगा, फॉर एग्जांपल अगर इक्वल है 1:1 तो सारे अपने रेशियो में प्रॉफिट को बांट लेंगे। दिस इज कॉल्ड टू शेयर प्रॉफिट इन अग्रीड रेशियो। दूसरा अपना राइट्स है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जितने भी पार्टनर हैं सभी को बिजनेस में कंडक्ट करने का अधिकार है। ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता है कि भाई ए बी हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, सी को इंटरफेयर करने नहीं देंगे, ये कभी नहीं। सी भी बिजनेस में उतना ही इंटरफेयर करेगा जितना ए और बी को करने का अधिकार है। तीसरा कंडीशन अपना आता है राइट टू बी कंसल्टेड, तो सारे पार्टनर एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे तभी किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, बिना कंसल्ट किए हुए स्टार्ट नहीं करेंगे। चौथा अपना कंडीशन आता है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को तीनों ही पार्टनर, मींस कि जितने भी पार्टनर हैं वो सारे पार्टनर्स बिजनेस के बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट अपना राइट्स है राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म, आने के लिए सबको रिस्ट्रिक्शंस, जाने के लिए किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जब भी जाने का मन करेगा वो फर्म से निकल सकते हैं। तो ये फर्म से रिटायर होने का राइट सबके पास है, जो हमने एग्जांपल देके भी समझाया। एक बिजनेस रन हो रहा है, उसका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, यानी 1 अप्रैल को अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 30 सितंबर को कोई पार्टनर मर गया, अब मर गया तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सपोज दैट डी, उनके बीवी बाल बच्चे कोई तो होंगे, वो आएंगे और आके बोलेंगे भाई आप दोनों मिलके जो भी मेरा पैसा बनता है वो आप हमको दे दो, इतने दिन तक का जो भी मेरे परिवार वाले कमा के गए थे वो मुझे दे दो। तो ए बी सारा हिसाब करके इन लोगों को पेमेंट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया राइट्स ऑफ पार्टनर। आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आप लोग एक बात बताओ, ये है अपना फर्म, ये है अपना फर्म। इस फर्म में इधर से देखो, ये अपना पार्टनर है, ए बी सी। अब आप हमें ये बताओ कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ये आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ रखा होगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ये सारे पार्टनर्स के बुक में करते हैं या फिर फर्म के बुक में करते हैं। ये अपना पार्टनरशिप फर्म है, तो हम सारे ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स के बुक में रिकॉर्ड करते हैं या पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो नो डाउट हम सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनरशिप फर्म के बिग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो, ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया हम लोग क्लास 11th में डिटेल में पढ़ रखे हैं। अब हम लोग जब क्लास 12th में हैं, तो आप एक बात बताओ, हम क्या पढ़ रखे थे क्लास 11th में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ रखे थे? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ रखे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या किया करते थे? हम लोग यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखा करते थे। बिल्कुल सही बात है सर, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा करते थे। फिर क्या करते थे? जितने भी सारे खर्चे होते थे उन सारे खर्चे को लिखते ही जाते थे। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया सर जी? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितना भी खर्चा अपना होता था वो सारा खर्चा डेबिट साइड में चला जाता था, और जितना भी हमारा आय होता था, इनकम, वो सारा इधर डेबिट साइड अपना, ये अपना डेबिट साइड है और ये अपना क्रेडिट साइड है। तो सारा खर्चा हमारा डेबिट साइड में चला जाता था और सारा आय हमारा क्रेडिट साइड में चला जाता था। और इन सारे खर्चे को दिखाते हुए जो हमारे प्रॉफिट में से खर्चे काटने के बाद जो बचते थे उनको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते थे। ये हमने क्लास 11th में डिटेलिंग में पढ़ रखा है।
नो डाउट यहां से अपना बैलेंस निकल के आ जाता था, नेट प्रॉफिट का बैलेंस अपना निकल के आ जाता था। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ने पूरे साल में इतने का प्रॉफिट कमाया। ये हमारा पढ़ाई कहाँ तक का था? क्लास 11th तक का था। अब हम आ गए, हम लोग बड़े हो गए, हम लोग क्लास 12th में आ गए, तो क्लास 12th का पढ़ाई थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा भाई? अब हम लोग इसी P&L अकाउंट के जगह पे बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को, जहां हम क्लास 11th में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट में और कैपिटल उससे इंक्रीज हो जाता था, अब यहां पे वो काम नहीं करेंगे। इस नेट प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई नेट प्रॉफिट। अब आप हमें इतना बात बताओ कि जब ये पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन हुआ था तो ये क्या लेके आए थे? ये बिजनेस में कैपिटल लेके आए थे। अब ये पार्टनर बिजनेस को बोलेंगे, साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी, आप हमको इस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात भी सही है भाई, ये आदमी पूंजी दिया है बिजनेस में, अगर ये पैसा बैंक में भी रखता तो इसको एक इनिशियल इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलता और वो पैसे से ये कुछ ना कुछ करता। आज वो पैसे को इसने बिजनेस में डाल दिया है तो इसका मनी कहीं पे जाके स्टक हो गया है, उस मनी पे ये बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है। अच्छा, अल्टीमेटली जो भी पैसा इन तीनों का बिजनेस में लगा हुआ है वो सारा पैसा अल्टीमेटली बिजनेस में है जरूर, लेकिन सब पैसा तो इन्हीं लोग का है ना, तो अपने ही पैसे पे ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, यानी अपने ही पूंजी पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इनका कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, बिल्कुल बढ़ जाएगा। और बिजनेस कोई भी खर्च करेगा तो कहां से करेगा? आउट ऑफ प्रॉफिट ही करेगा ना, ये नेट प्रॉफिट से करेगा। तो ये बात आप बताओ कि जब भी हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और हम सारे ट्रांजैक्शन फर्म के बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो फर्म के लिए ये खर्चा है या फर्म के लिए इनकम है? तो बिल्कुल ये फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है। तो हमारा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, दिस इज आवर नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें हम डेबिट साइड में खर्चा को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनकम चला आएगा इधर साइड में और इधर साइड में अपना खर्चा चला आएगा। तो ये देखो, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने दिया ये हमारे बिजनेस का खर्चा है, तो ये कहाँ आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खर्चा अपना खर्चे के साइड में चला आएगा। अच्छा, तो फिर दूसरा पार्टनर बोला कि फर्म, तो फर्म बोलेगा हाँ हाँ, हम कुछ एडिशनल वर्क भी किए थे बिजनेस के लिए, जिसके लिए हमको सैलरी चाहिए, हमको सैलरी चाहिए। फर्म बोला बात तो सही बोल रहे हो, तुम तो एडिशनल वर्क किए हो फर्म के लिए और बिल्कुल तुमको सैलरी चाहिए, क्योंकि अपने फर्म में एक मैनेजर का जरूरत पड़ता, और माइट भी तुम ही अगर मैनेजर बन के बैठ गए, और तुम मान भी एक्चुअली तुम बैठ ही रहे हो, तो अगर तुम ही बिजनेस में काम कर रहे हो, एडिशनल वर्क कर रहे हो, तो तुमको सैलरी तो भाई चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो अगर हम बी को सैलरी दे दिए तो ये भी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, तो बिल्कुल जी खर्चा है। तो यहाँ पे बी सैलरी, बी को हमने सैलरी दिया, दिस इज ऑल्सो आवर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। तीसरे कंडीशन में आते हैं। अब देखो, अब ये जो पार्टनर सी था ये बोला हम देखिए एक बढ़िया डीलिंग करवा दिए थे कंपनी का, जिस डील के चलते कंपनी को प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, उस डील पे हमको चाहिए कमीशन। इसका भी कहना जायज है, किसी भी ब्रोकर से हम अगर कांटेक्ट करते और वो ब्रोकर हमारा काम करवाता तो कमीशन तो लेता ही लेता, तो हम क्यों ना लें, हम भी काम करवाए हैं, हम भी कमीशन लेंगे। और क्लास 11th में ही हम पढ़ रखे हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो अलग हैं तो भाई हम आपके लिए काम किए, आप हमको पैसा दीजिए, सीधी सी बात है। तो ये कमीशन चार्ज किया गया फर्म पे, ये फर्म का खर्चा है या इनकम है? तो बेशक ये फर्म का खर्चा ही है, तो सीज कमीशन, टू सीज कमीशन, ये भी खर्चा हो गया। अब देखो कुछ और भी नई बातें मिलेगी, जैसे में अब जब पार्टनर ने
बिजनेस को जब कैपिटल दिया मतलब पूंजी दिया, ये कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पूंजी दिया तो बोला ठीक है हम आपसे कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे। अब जब आज का डेट आया तो आज का डेट पे पार्टनरशिप फर्म से ये पार्टनर्स जो हैं ये पैसा निकालना शुरू किए, अपने घर के खर्चे के लिए कुछ काम पड़ा तो ये ड्राइंग्स करना शुरू किए। क्या किए? ड्राइंग्स करना शुरू किए। ड्राइंग्स का मतलब होता है घर खर्च के लिए पैसा निकालना। ये ड्राइंग्स करना शुरू किए तो फर्म ने कहा पार्टनर से कि बाबू जब आप हमको दिए पैसा तो आप हमसे लिए उस पे इंटरेस्ट, तो जब आप पैसा निकाल कर लेके जा रहे हैं तो हम भी आपसे लेंगे इंटरेस्ट। लो, हम भी आपसे लेंगे इंटरेस्ट, हम भी लेंगे आपसे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया कौन? फर्म चार्ज किया। किस पे? पार्टनर पे चार्ज किया। तो पार्टनर पे जब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया तो ये फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है? तो नो डाउट ये फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि यहां पे फर्म ने इनकम कमाया। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये फर्म का इनकम हो गया। ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है कि ये फर्म जो है ना कभी कभी क्या करता है कि बिजनेस में कभी कभी बुरा वक्त भी आ जाता है, उसके लिए एक पोटली बना के बैठा हुआ है। ये देखो एक पोटली है, इस पोटली में कुछ पैसा रखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। तो कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये जनरल रिजर्व भी क्या हो गया? एक तरह से हम उसको खर्चा ही मान लिए है ना, तो इसको बोलेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम इसको ट्रांसफर कर दिए। जब इन दोनों का बैलेंसिंग करेंगे, इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस साइड कम है, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। हम यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेंगे, टू प्रॉफिट। और अगर खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हम यहाँ पे लॉस कमा लेंगे। अब आप लोग ध्यान से एक चीज पे ध्यान देना, ये यहां पेन रखो, यहां पेन रखो, यहां पेन रखो, यहां पेन रखो और इसे कट कर दो। ये कभी भी नहीं होगा। इट विल नेवर बी हैपेंड। ये कभी नहीं होगा। क्या होगा ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना बात को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे की बातें हम लोग सेकंड लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।